हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। और आज हम लोग हिस्ट्री का चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं और आज का जो अपना चैप्टर होने वाला है वो होने वाला है 1857 का विद्रोह, रिवॉल्ट ऑफ 1857 की बात करेंगे हम लोग। रिवॉल्ट ऑफ 1857 अभी आपका मैथ्स का क्लास चल रहा है, ट्रिग्नोमेट्री का, जो कि दीपक सर के द्वारा चल रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को अच्छी तरह से वो लेक्चर समझ में आ रहा होगा, आप लोग अच्छी तरह से देख भी रहे होंगे। जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही हैं उसके लिए आप लोग कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। तो जो भी कमेंट आप करते हैं, पर्टिकुलरली उस कमेंट के हिसाब से हम लोग वीडियो बनाएंगे, सर आपको अच्छी तरह से समझाएंगे। फिलहाल हम लोग बात करते हैं 1857 के विद्रोह के बारे में। हम सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन जानेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद हम जानेंगे कि किन किन कारणों से ये हुआ, क्या इसके कारण थे, ये फेल हो गया या सक्सेसफुल हो गया, इन सभी चीजों पर एक एक करके हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। सबसे पहले अगर इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो जैसा कि आप जान रहे हैं, नाम ही है रिवॉल्ट ऑफ 1857, मतलब स्टार्ट हुआ होगा कब? 1857 के अंदर। ये रिवॉल्ट स्टार्ट हुआ 1857 के अंदर और ये सिपाही इम्यूनिटी के द्वारा चालू किया गया था। इसके दूसरे अगर नाम की बात करें तो इसको हम लोग सिपाही विद्रोह के नाम से भी जानते हैं, सैनिक विद्रोह के भी नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? सैनिक विद्रोह। इस रिवॉल्ट के बारे में ऐसी बातें हैं कि ये रिवॉल्ट सैनिकों ने शुरू की, सैनिकों के द्वारा शुरू किया गया था। हम धीरे धीरे आगे इस पे बात करेंगे कि आखिर ये क्या रीजन था जिसके कारण सैनिकों को यह विद्रोह करना पड़ा। तो सबसे पहले इसके कारणों की बात करते हैं, किन कारणों से हुआ और क्यों हुआ। कारण कई सारे हैं, लेकिन हमारा जो पहला कारण होने वाला है वो हमारा पहला कारण होने वाला है पॉलिटिकल कारण, पॉलिटिकल काउस। आखिर ऐसा क्या हुआ जिसकी वजह से यह विद्रोह पनपा और इस लेवल तक पनपा। ये हमारे भारत की आजादी का सर्वप्रथम विद्रोह था जिसे सिपाहियों ने किया। और इसके कई कारणों में से एक जो पहला कारण है वो है अपना पॉलिटिकल कारण, राजनीतिक कारण। इसकी जब हम लोग बात करेंगे ना, राजनीतिक कारण में बताते चले आपको कि सबसे पहला कारण था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। सबसे पहला कारण क्या था? डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, सबसे पहले बात करेंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की। ये जो लाया गया, ये लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। किसके द्वारा लाया गया? ये लाया गया लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। ये लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। मोटे मोटे तरीके से अगर बात करें तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या था? इसको बोलते हैं हड़प की नीति। ये क्या थी? ये थी हड़प की नीति। मतलब डलहौजी ने कहा कि जिस राज्य के राजा का कोई अपना पुत्र नहीं है, अपना वारिस नहीं है, उसके राज्य को क्या किया जाएगा? हड़प लिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि अगर आपके घर को, आपके साम्राज्य को कोई हड़पेगा तो आप उसके अगेंस्ट बात करेंगे, उसके खिलाफ जाने के प्रयास आप जरूर करेंगे। उसमें ये रीजन आया कि डलहौजी ने एक नियम पास किया जिसका नाम था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। और उसने कहा कि जिस भी राज्य के राजा का अपना कोई वंशज नहीं है, अपना कोई पुत्र नहीं है, उसके राज्य को ब्रिटिश सरकार जो है, जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, आईएनसी, वो क्या करेगी? ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करेगी? ईआईसी क्या करेगी? उसको हड़प लेगी। तो एक कारण ये रहा। दूसरा पॉलिटिकल कारण की अगर हम लोग बात करें तो दूसरा कारण है एनेक्सेशन ऑफ झांसी। एनेक्सेशन ऑफ झांसी, सूरत, एनेक्सेशन ऑफ झांसी, सूरत और नागपुर। इन सभी जगहों पर, झांसी पर, सूरत पर और नागपुर पर, अंग्रेजों ने क्या किया था? अपना कब्जा कर लिया था। और अब कब्जा हुआ है तो कुछ लोग विद्रोह भी करेंगे, कुछ लोग उसमें शामिल भी हो जाएंगे। तो कई सारे लोग ऐसे भी रहे जिन्होंने इसको सपोर्ट भी किया और बहुत सारे लोगों ने क्या किया? ज्यादातर मेजोरिटी ने क्या किया? इस एनेक्सेशन के खिलाफ बातें करी और इसके खिलाफ काम करना शुरू किया। और पॉलिटिकल रीजन में सबसे बड़ा बात रहा डिसरिस्पेक्ट ऑफ बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर, आपको पता होगा बहादुर शाह जफर लास्ट मुगल एम्परर थे। इनकी आयु भी हो चुकी थी। अब इनकी जो इज्जत वाली बात थी ना, उस पर बात आ गया था। तो लोगों ने इसके लिए भी आवाजें उठाई कि आखिर कोई भी अपने मुगल बादशाह को कैसे इस तरह से जलील कर सकता है। मतलब तो तीन कारण आते हैं पॉलिटिकल कारण में। पहला कारण की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प की नीति, कि हम उस जगह को हड़प लेंगे
जिनका कोई अपना वारिस नहीं है, जिनका कोई अपना वंशज नहीं है। दूसरा चीज कि इन्होंने एनेक्सेशन किया झांसी का, सूरत का और नागपुर का, इसके खिलाफ विद्रोह ने आग पकड़ी। इसके बाद डिसरिस्पेक्ट ऑफ बहादुर शाह जफर, अब किसी की इज्जत नहीं करेंगे, उसको उठाकर जेल में डाल देना। आगे चलकर तो इनके साथ ऐसा हुआ कि इनको रंगून के जेल में डाल दिया जाता है और ये वहीं पर मर जाते हैं। ऐसा हालत इनका होता है कि इनको भारत के अंदर अपने कब्र के लिए भी जगह नहीं मिलता। दोस्तों दूसरा कारण अगर बात करें तो दूसरा कारण है अपना इकोनॉमिक कारण, आर्थिक कारण। आर्थिक कारण की बात अगर करें तो आर्थिक कारण में सबसे बड़ा बात था कि हाई लैंड रेवेन्यू, प्रॉपर्टी रूइंड इंडस्ट्रीज। लैंड रेवेन्यू क्या हो गया, बढ़ गया, लैंड रेवेन्यू बढ़ गया। अब फॉर एग्जांपल कि आपने कोई भी अनाज 100 केजी उपजाया और आप इस पे कमा रहे हैं 1000 रुपया। 100 केजी उपजाया और आप, हम मान लेते हैं कि आप 1000 रुपया कमा रहे हैं। इनका कहना था कि आप इसमें से 900 रुपया हमको टैक्स दे दो। इन्होंने लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया। अब कोई भी जमीन का टैक्स है, अभी मान लेते हैं आप जमीन का 100 रुपया टैक्स भरते हैं और उसी को बढ़ाकर हम सीधे 1 लाख रुपया कर दें तो कोई भी आदमी शांत नहीं बैठेगा, उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। इकोनॉमिक कारण में पहला रहा कि लैंड रेवेन्यू बढ़ गया। लैंड रेवेन्यू बढ़ी, इससे पॉवर्टी बढ़ गया, गरीबी बढ़ गई लोगों की। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह रहा, इन्होंने इंडस्ट्रीज को खत्म कर दिया। भारतीय इंडस्ट्रीज खत्म हो गई। जो हमारे यहाँ पे होता था कि कपड़े की बुनाई, सिलाई, कढ़ाई जो होता था हम लोग हाथों से बनाते थे, देश के अंदर चलता था, जो स्वदेशी कारखाना जितना होता था, उसको क्या किया इन्होंने, उसको बंद कर दिया। और अब यहाँ से मनमाने तरीके से कॉटन खरीदा जाता था और उस कॉटन से ब्रिटेन से कपड़ा बनकर आता था और इंडियन मार्केट में उसको बेचा जाता था। ये 3 कारण रहे जो इकोनॉमिक काउज में रहे, और ये 3 कारण थे जो कि पॉलिटिकल काउज में थे। तो पॉलिटिकल में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एनेक्सेशन ऑफ सूरत, झांसी, नागपुर और डिसरिस्पेक्ट ऑफ बहादुर शाह जफर। और इकोनॉमिक काउज में लैंड रेवेन्यू बढ़ा दिया गया, जिससे क्या हो गया, पॉवर्टी बढ़ गया। और तीसरा चीज क्या हुआ कि आपने इंडस्ट्रीज वगैरह बंद करा दी, तो जो भारत के कारीगर थे, जो कलाकार थे, वो क्या हो गए, पूरी तरह से बेरोजगार। आगे हम लोग देखेंगे तो अगला कारण अपना आता है सोशल एंड रिलीजियस काउज। 2 काउज आपने पढ़ लिया, एक पॉलिटिकल काउज और एक इकोनॉमिक काउज, और अगला अपना सोशल एंड रिलीजियस काउज, सामाजिक और धार्मिक कारण। दोस्तों ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा, सामाजिक और धार्मिक कारण भी एक बहुत बड़ा फैक्टर रहा। अब जैसा कि अपना देश है, अपना देश बहुत ही इमोशनल देश है। हम लोग किसी भी धर्म को लेकर, किसी भी समाज को लेकर के बहुत ही इमोशनल टाइप आदमी है। अभी भी हमारे ऊपर अगर कोई बोल दे कि तुम्हारा धर्म ऐसा, तुम्हारा धर्म ऐसा, तो हम लोग मार काट के उतर जाते हैं। ये देश हमारा शुरू से ऐसा रहा है जो धर्मों को बहुत ही प्रायोरिटी देता है, उस समय भी दे रहा होगा, तभी जाकर कितना बड़ा विद्रोह हुआ। तो सबसे पहले इसमें एक चीज था इनफील्ड राइफल। इनफील्ड राइफल कार्टेज। इनफील्ड राइफल कार्टेज, उस समय पे ब्रिटिशर्स ने एक नए राइफल को लॉन्च किया था मार्केट में। और ये नए राइफल में कहा जाता है कि काऊ का, गाय का और सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया गया था इसको बनाने में। गाय का और सुअर का चर्बी का इस्तेमाल किया गया था बनाने में। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम भारतवासी जो हैं, भारत में गौ माता, गौ को माता मानते हैं। अब गाय को माता बोलते हैं तो जाहिर सी बात है कि उसके चमड़ी का उपयोग हम लोग अगर करेंगे, ये हमारे लिए, हमारे धर्म के खिलाफ है, किसी भी धर्म में। अब इसमें होता क्या था कि अगर आपको ये कारतूस यूज करना है तो दांत से काटना पड़ता था और काटने के बाद आप इसको अपने गन में भरते थे। तो जाहिर सी बात है अगर हम किसी जीव को माता मानते हैं, हमारा देश इतना सेंटिमेंटल है कि हम लोगों ने पेड़ पौधे सबको एक देवी देवता की नजर से हम लोगों ने देखा है, चाहे वो कोई भी चीज हो। तो हम, जाहिर सी बात है कि ये हमारे धर्म के अगेंस्ट था, हम इसको कभी भी सपोर्ट नहीं करेंगे। दूसरी चीज, अब हम जानते हैं कि ये विद्रोह शुरू कब हुआ। तो विद्रोह शुरू होने का जो डेट है दोस्तों, वो है 10 मई 1857। और शुरू कहां से हुआ था, ये शुरू हुआ था मेरठ से। अब जाहिर सी बात है, मैंने आपको कहा कि सिपाही विद्रोह नाम है इसका, 1857 की क्रांति का दूसरा नाम है सैनिक विद्रोह, सैनिकों ने किया होगा। अब ये रहा वो कारण कि सैनिकों ने क्यों शुरू किया। आपने देखा कि गाय की और सुअर की जो चमड़ी है उससे कारतूस बनाई जा रही है। तब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे हिंदू भाई, मुस्लिम भाई, सिख, ईसाई, जितने भी लोग हैं, सारे लोग आर्मी में होंगे। तो सारे लोगों ने खिलाफत किया और 10
मई 1857 को इस विद्रोह का शुरुआत हो गया। अब दोस्तों अगला हम लोग समझेंगे कि इसमें मुख्य नेता कौन थे, किन्होंने कहां से लीड किया और विद्रोह कैसे कैसे आगे बढ़ा और देश के किस किस हिस्से तक पहुंचा, और लास्ट में हम लोग बात करेंगे इसके रिजल्ट के बारे में और इसके निष्कर्ष के बारे में कि रिजल्ट का क्या क्या रहा, इस विद्रोह का रिजल्ट कैसा रहा। सबसे पहले बात करेंगे तो इसमें लोगों ने नेता नियुक्त किया अपना बहादुर शाह जफर को। बहादुर शाह जफर। हाँ, तो मैं बता रहा था कि इसके मुख्य लीडर कौन थे। तो मुख्य लीडर में दोस्तों सबसे पहले लोगों ने डिसाइड किया कि हम बहादुर शाह जफर को जो है मुख्य नेता के तौर पर चुनेंगे, क्योंकि बहादुर शाह जफर के साथ भी बहुत गलत हो रहा था। जेल भेज देना, उनको उनके गद्दी से उतार देना, यहाँ तक कि उनके आंख के सामने उनके बेटों को गोली मार दी गई अंग्रेजों के द्वारा। तो आप समझ सकते हैं उनके साथ कितना बुरा हुआ था। भले ही उम्र हो चुकी थी, लेकिन लोगों ने क्या कहा कि हम इनको ही अपना नेता मानेंगे और यही हमारे लिए आगे विद्रोह को बढ़ाएंगे। इन्होंने लीड किया कहां से दोस्तों, तो बहादुर शाह जफर ने लीड किया दिल्ली से। एक बात और दोस्तों कि ये वीडियो जो है काफी शॉर्ट पर्पज से हो रहा है, मैं आपको सिर्फ कारण एक्सप्लेन कर रहा हूँ, चीजों को बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आपने इससे पहले ये सारी चीजें पढ़ी हैं। एक रिवीजन पर्पज से मैं कर रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस जो है अपना बहुत ही वास्ट है। इतने बड़े सिलेबस को कवर कर पाना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक तरह से हम लोग क्रैश कोर्स के तौर पर इसको यूज कर रहे हैं। बाकी मैथ्स में आपका प्रॉपर चलेगा, जो 10-15 क्लासेस लगेंगी ट्रिग्नोमेट्री की, फिर उसका जितनी भी क्लासेस होंगी बाकी के चैप्टर्स की वो रेगुलर लगेगी। लेकिन हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी और इकोनॉमिक्स में जो हम पढ़ाएंगे वो आपको एक रिवीजन पर्पज से पढ़ाएंगे, क्विक रिवीजन के तौर पर, ताकि आप इसके सारे ऑब्जेक्टिव्स और सारे 2 नंबर वाले सवाल आप कर सके। और एक चीज हम मेक श्योर करके चलेंगे कि आपके एग्जाम पैटर्न से बाहर इसमें एक भी चीज नहीं होने वाला है। तो हमने देखा कि दिल्ली से किसने लीड किया, बहादुर शाह जफर ने। इसमें दूसरे लीडर हमारे नाना साहेब, नाना साहेब एंड तांतिया टोपे। नाना साहेब और तांतिया टोपे ने कहां से लीड किया, इन्होंने कानपुर से किया था। तीसरे लीडर की बात करें, ये बड़ी फेमस थी, रानी लक्ष्मीबाई। और ये बताने की जरूरत आपको नहीं है कि इन्होंने कहां से लीड करी थी, इन्होंने करा था लीड झांसी से। रानी लक्ष्मीबाई ने कहां से लीड करा था, झांसी से। दोस्तों ऐसा कहा जाता है, ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट बताते हैं कि जो काम इन्होंने किया वो काम किसी ने नहीं किया, जो काम इन्होंने किया वो काम किसी ने नहीं किया। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स की जो नीति थी इनके ऊपर बहुत प्रभावी हुई, क्योंकि इनका अपना कोई पुत्र नहीं था, इन्होंने किसी को गोद ले रखा था। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के हिसाब से वो चीज वैलिड नहीं मानते थे अंग्रेज कि आप किसी को गोद ले, वो चीजें वो वैलिड नहीं मानते थे। इन्होंने सबसे पहले इनका एनेक्सेशन कर लिया और फिर इन्होंने विद्रोह में भाग लिया, विद्रोह में भाग लिया और ऐसे कारनामे कर गई, अमर हो गई। अगला हम बात करेंगे बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल, इन्होंने दोस्तों लीड किया लखनऊ से। बेगम हजरत महल ने कहां से लीड किया, बेगम हजरत महल ने लखनऊ से लीड किया। अब बात करते हैं अपने बिहार की। यह क्रांति फैली थी मेरठ से, बहुत दूर तक फैली, दूर तक फैलने में बिहार भी पहुंची। बिहार से लीड किया कुंवर सिंह ने, आरा बक्सर वाले क्षेत्र से कुंवर सिंह ने इसको लीड किया। इसके बाद अगले लीडर है हमारे खान बहादुर खान। खान बहादुर खान, इन्होंने कहां से लीड किया, इन्होंने दोस्तों लीड किया था बरेली से। आप लोग अभी इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैं स्क्रीन से हट चुका हूं ताकि आपको स्क्रीनशॉट लेने में कोई दिक्कत ना हो, या फिर आप इसको मेरे साथ लिखते चलेंगे ताकि आपको रिवीजन करने में बहुत ही आसानी हो। दोस्तों मैं बार बार इस बात को दोहरा रहा हूं कि आपको ध्यान रहे कि इस वीडियो को कराने का सीधा सीधा पर्पस है कि आपके एग्जाम में जो भी छोटे पॉइंट्स आते हैं, 2 नंबर वाले क्वेश्चन है, 50 ऑब्जेक्टिव्स है, उनको कवर कराना है। और हमारी कोशिश ये है कि आपके 50 के 50 ऑब्जेक्टिव एसएसटी के सही हो जाए, और जितने भी 2 नंबर वाले क्वेश्चन है वो आपके एक भी ना छूटे। बाकी डिटेल वीडियो भी अगर आप चाहेंगे आप हमें कमेंट के माध्यम से बताएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आपका विचार होगा कि मैं पूरे 1857 की क्रांति को डिटेल्ड एक लॉन्ग वीडियो में कवर करूं, तो मैं उसको भी कवर करूंगा। फिलहाल अपने आगे के टॉपिक को कवर करते हैं कि विद्रोह कैसे फैला और कहां पे फैला।
तो दोस्तों बात करेंगे इसके फैलाव की, विद्रोह का प्रसार कहां तक हुआ। और विद्रोह के प्रसार की बात करें तो विद्रोह शुरू हुआ मेरठ से, स्टार्टेड फ्रॉम मेरठ। मेरठ से विद्रोह कहां पहुंचा, मेरठ से विद्रोह पहुंचा दिल्ली, और दिल्ली से कहां पहुंचा, तो दिल्ली से पहुंचा कानपुर, कानपुर से पहुंचा लखनऊ, लखनऊ के बाद ये विद्रोह पहुंच गया झांसी, झांसी, और झांसी के बाद यह बिहार पहुंचा। झांसी के बाद कहां पहुंचा, ये विद्रोह बिहार तक पहुंचा। और बिहार तक पहुंचा ना, तो इस विद्रोह की सबसे एक खास बात ये रही कि इसमें जितने भी हाई क्लास के लोग थे ना, हमारे यहाँ पे ना 3 क्लासेस है, एक हाई है और एक मिडिल है और एक लो है। अब यहाँ पर आप समझेंगे कि हाई क्लास, मिडिल क्लास और लो क्लास। शायद से आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि हम किसको हाई क्लास बोलते हैं, किसको मिडिल बोलते हैं, किसको लो बोलते हैं। आप सबको पता होगा कि हाई, मिडिल और लो क्या होते हैं। इसमें हाई वर्ग, जो उच्च वर्ग के लोग थे, उसमें से एक भी लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। जो उच्च वर्ग के लोग थे उसमें से एक भी लोगों ने इसमें भाग नहीं लिया, सिवाय राजा महाराजाओं के। लेकिन वो भी ऐसे राजा महाराजा जिनकी गद्दी छीन ली गई है, तो हम उनको हाई में कंसिडर नहीं कर सकते। मिडिल क्लास ने पूरा सपोर्ट किया, लोअर क्लास ने पूरा सपोर्ट किया। मतलब कि हम बोल सकते हैं ऐसा, सोल्जर्स, सोल्जर्स, सिपाही, किंग्स, वो राजा जिनकी गद्दी छिन गई या फिर जिनका राज्य हड़प लिया गया, एनेक्सेशन कर लिया गया, या फिर डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कहता है छीन लिया गया। पीजेंट वर्क, वर्क जो कि लेबर मजदूर है, और कॉमन लोगों ने, कॉमन पीपल है, आम आदमी ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया। किन्ने किया, सोल्जर्स ने किया, सैनिकों ने, राजाओं ने, पीजेंट जो लेबर क्लास के लोग हैं उन्होंने किया, लेबर मिस्त्री लोग, और ये जो कॉमन पीपल है, आम जनता, हमारे आपकी तरह जो आम जनता है, जो किसी वर्ग से बिलोंग नहीं करती, नॉर्मली हम आम जनता है, तो हम लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर भाग लिया और ये क्रांति आगे बढ़ी। बढ़ने का जो सिलसिला रहा वो मेरठ से शुरू होकर कहां पहुंचा, दिल्ली पहुंचा, कानपुर पहुंचा, लखनऊ पहुंचा, झांसी, और फिर बिहार। और इन हर जगह पर अलग अलग नेताओं ने क्या किया, अलग अलग नेताओं ने पार्टिसिपेट किया। यहाँ अभी मैंने आपको बताया कि यहाँ से बहादुर शाह जफर ने किया, यहाँ से रानी लक्ष्मीबाई ने किया, बेगम हजरत महल ने किया, तांतिया टोपे और नाना साहेब ने किया, और यहाँ से बाबू वीर कुंवर सिंह ने किया। यहाँ पे बहादुर शाह जफर ने किया, यहाँ पर नाना साहब और तांतिया टोपे ने किया, यहाँ से लखनऊ से बेगम हजरत महल ने किया, यहाँ से झांसी से रानी लक्ष्मीबाई ने, और यहाँ से वीर कुंवर सिंह ने किया। और इसमें भाग किसने लिया, तो सिपाहियों ने लिया, राजाओं ने लिया, जो लेबर मजदूर श्रेणी के लोग हैं उन्होंने लिया, और कॉमन पीपल, हम आम जनता ने इसमें बढ़ चढ़ कर भाग लिया। और ये जो रिवॉल्ट था बहुत तगड़े तरीके से फैला दोस्तों पूरे देश भर में। अब दोस्तों बात करेंगे इसके रिजल्ट के ऊपर, इसका रिजल्ट क्या रहा। रिवॉल्ट का जो रिजल्ट था वो क्या रहा दोस्तों। अगर हम लोग रिवॉल्ट के रिजल्ट की बात करें, हम सीधा लिखेंगे इसको कि क्या हो गया, फेल हो गया, यानी कि असफल हो गया, असफल हो गया। क्या हो गया, ये जो क्रांति थी ये कैसी रही, असफल हो गई, विफल हो गई। अब विफल होने का क्या कारण रहा, विफल होने का पहला कारण था लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन, लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन। सबसे पहला बात कि हमारे अंदर एकता नहीं थी, और दूसरी चीज हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं था। मतलब कि अगर मेरठ में 10 मई को शुरू हुआ है, अगर मेरठ में कितने मई को शुरू हुआ, 10 मई को शुरू हुआ है, आप समझो कि इसके 1 मंथ के बाद या 15 दिन के बाद, 10 दिन के बाद या 5 दिन के बाद ये जाकर के कानपुर में शुरू हुआ, उसके 10 दिन बाद दिल्ली में शुरू हुआ, उसके 10 दिन बाद ये झांसी में शुरू हुआ, उसके 10 दिन बाद ये कहाँ शुरू हुआ, तो लखनऊ में शुरू हुआ, उसके 10 दिन बाद ये बिहार में शुरू हुआ। तो दोस्तों आपको भी ये पता होगा, इतनी सी बात आप भी जानते होंगे कि अगर हम विद्रोह कर रहे हैं, हम एक साथ जब तक नहीं करेंगे, यूनिटी से नहीं करेंगे, कोऑर्डिनेशन बनाकर नहीं करेंगे, तब तक हम बड़ी ताकत से नहीं लड़ सकते। और उस समय पर ब्रिटिश शासन क्या थी, बहुत बड़ी ताकत थी, इतनी बड़ी ताकत कि छोटे छोटे विद्रोह को वो चुटकियों में दबा देंगे। और यही हुआ इस विद्रोह के साथ, कि छोटे छोटे जगह पर आप एक एक करके उठे और उनको दबाने में आसानी हो गई। उनको लगा कि चलो अभी मेरठ में चालू हुआ, पहले मेरठ दाब दो, बाद में दिल्ली में चालू हुआ, इसको दबा दो, कानपुर गया वहां दबा दो। वही अगर ये एक साथ उठा होता, सारी जगहों से लोगों ने एक साथ फाइट करना शुरू किया, तो शायद इसको दबाना मुश्किल हो सकता था। दूसरा चीज, पुअर लीडरशिप,
मैंने आपको बताया कि लोगों ने लीडर चुना था बहादुर शाह जफर को, उनकी उम्र हो चुकी है, बूढ़े हैं, बहुत सारी तकलीफें हैं। तो सबसे पहली बात कि उस तरीके से वो लीड नहीं कर पाते, और बाकी जितने जगह से लीडर्स मिले वो भी किसी काम के नहीं मिले, सबके साथ कोई ना कोई समस्या हुई जिसके कारण लीडरशिप बहुत खराब रहा। फिर फेल्यूर होने का एक रीजन ये भी रहा। और लिमिटेड टू नॉर्थ इंडिया वाले, ये जो विद्रोह फैला ना, ये सिर्फ नॉर्थ इंडिया में फैल करके रह गया, साउथ इंडिया में बढ़ा ही नहीं, नॉर्थ में फैल कर रह गया। अब देश के एक हिस्से में कुछ चलेगा, दूसरे हिस्से में नहीं चलेगा। तो जाहिर सी बात है कि मैंने आपको पहले भी कहा कि विद्रोह का मतलब क्या, कि पूरे देश में चले। जैसे कि आप आगे चलकर पढ़ेंगे, गांधी जी ने कई सारे मुहिम छेड़ा, दांडी मार्च हो, भारत छोड़ो आंदोलन आंदोलन हो, या कुछ भी हो, उनके साथ पूरा देश खड़ा रहा। किसी एक जगह से नहीं चले, वो सब जगह से चला, अलग अलग लोगों ने किया काम। और उनमें लीडरशिप की बात थी कि एक बार गांधी जी ने यहाँ जो स्टेटमेंट दे दिया, वो स्टेटमेंट सब जगह पर फॉलो होगा। यहाँ पर वो चीजें नहीं थी। इस विद्रोह में लोगों ने अपने मन का किया। मेरठ में अपने हिसाब से चले, दिल्ली अपने हिसाब से चले, लखनऊ अपने हिसाब से चले, कानपुर अपने हिसाब से चले, झांसी अपने हिसाब से चले, बिहार भी क्या हुआ, अपने हिसाब से चले। तो जहां आप एक चीज के लिए फाइट कर रहे हैं और 10 मत से आप फाइट कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। फॉर एग्जाम्पल कि आप अभी तैयारी कर रहे हैं, आपके दिमाग में 10 तरह की बातें चलने लगे कि काम करते हैं कि 5 मिनट मैथ पढ़ लेते हैं, 5 मिनट हम साइंस पढ़ लेंगे, 5 मिनट हम एसएसटी पढ़ लेंगे। ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा? क्योंकि आपको पूरा कोऑर्डिनेशन लेके चलना पड़ेगा, मिलजुल कर काम करना पड़ेगा। हमको प्रॉपर हर सब्जेक्ट का अलग अलग टाइम देना पड़ेगा, उस टाइम के हिसाब से हमको चलना पड़ेगा, तब जाकर के आप अच्छा नंबर ला सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण क्या थी? सबसे इंपॉर्टेंट कारण थी स्ट्रॉन्ग ब्रिटिश आर्मी विथ मॉडर्न वेपन, मॉडर्न वेपन्स। अब ब्रिटिश की सेना काफी ताकतवर थी, और ताकतवर होने के साथ उनके पास मॉडर्न हथियार भी थे। आप और हम लड़ रहे हैं चाकू तलवार से, वो लड़ रहे हैं गन से, तोप से, आर्टिलरी से। तो जाहिर सी बात है आप यहाँ पर हारेंगे। तो दोस्तों ये थी कुछ इस युद्ध की प्रमुख कारण, जिसके वजह से क्या हुआ कि परिणाम इसका खराब रहा, ये विद्रोह असफल हो गया। कारण क्या था? पहला कि लैक ऑफ यूनिटी एंड कोऑर्डिनेशन, हमारे बीच एकता का अभाव हो गया, हमारे बीच तालमेल का अभाव हो गया, हमारे लीडर्स अच्छे नहीं थे, पुअर लीडरशिप रहा। और ये फैला भी तो कहाँ फैला? सिर्फ नॉर्थ इंडिया में फैला। और आखिरी चीज, ब्रिटिश आर्मी बहुत मजबूत थी और इनके पास मॉडर्न वेपन हुआ करते थे, जिसके आगे हमारा टिकना नेक्स्ट इम्पॉसिबल था। हम चाह कर भी इसके आगे नहीं टिक सकते थे। दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे अब इसके बारे में कि रिजल्ट क्या रहा। तो रिजल्ट क्या रहा, और विद्रोह होने, रिजल्ट तो ये रहा कि विद्रोह हम लोग हार गए, विद्रोह असफल हो गया। अब इसके बाद ब्रिटिश पे क्या इम्पैक्ट पड़ा और देश पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, अभी उसको हम लोग देखेंगे। आप लोग इसको लिखना चाहें तो लिख लें, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग स्क्रीनशॉट भी वीडियो का ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब दोस्तों बात करेंगे परिणाम के बारे में, इसका इफेक्ट क्या पड़ा। तो पहला इफेक्ट तो ये पड़ा कि अब ब्रिटिश महारानी के पास ये खबर गई कि लोगों ने छोटे छोटे जगह से, छोटे छोटे रूप में क्या किया है कि विद्रोह करना शुरू किया। तो उनके दिमाग में बात गई। तो यहाँ पर पहला काम हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, इसके पास जितने भी पावर्स थे, इसके पास जितने भी पावर्स थे, उसको क्या किया गया? खत्म। क्या कर दिया गया? खत्म। तो पहला चीज, एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनीज रूल। इस कंपनी ने अपने देश में जितने भी रूल बनाए थे भारत देश में, उसको क्या कर दिया गया? खत्म कर दिया गया। खत्म किया तो गया कहां? तो ब्रिटिश क्राउन टुक डायरेक्ट कंट्रोल इन 1858। 1858 में ब्रिटिश क्राउन यानी महारानी ने क्या किया? भारत का पूरा कंट्रोल अपने हाथों में ले लिया। इससे पहले कंट्रोल कहां था? ईस्ट इंडिया कंपनी के पास था। अब कंट्रोल किसने ले लिया? 1858 में, 1858 में ब्रिटिश महारानी ने अपना कंट्रोल ले लिया। अब यहां से क्या हुआ? क्वीन विक्टोरिया प्रोक्लेमेशन, प्रोक्लेमेशन नो इंटरफेरेंस इन रिलीजन्स।
अब यहाँ से ब्रिटिश क्वीन विक्टोरिया ने एक स्टेटमेंट दिया और उन्होंने कहा कि हम आज के बाद कोई भी चीज धर्म में, हम किसी के धर्म में बीच में टांग नहीं अड़ाएंगे। धर्म से हमें कोई लेना देना नहीं है, इंसान का अपना धर्म है, इंसान अपने हिसाब से चल सकता है। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज, नई चीज और हुई। नई चीज ये हुई कि हमें पता चला कि हम यूनिटी की वजह से और कोऑर्डिनेशन की वजह से हार गए, हमारा विद्रोह सफल हो गया। पुअर लीडर की वजह से हम लोग विद्रोह हार गए, ठीक है। विद्रोह के फैलाव जो सिर्फ नॉर्थ इंडिया तक रह गए, हम उसके कारण भी हार गए। तो यहाँ, और दूसरी चीज कि यहाँ पे रानी ने कह दिया कि अब नो इंटरफेरेंस इन रिलीजन, हम किसी रिलीजन में टांग नहीं अड़ाएंगे, पूरा कंट्रोल विक्टोरिया के हाथों चला गया। इस चीजों से निकल कर एक चीज आया, और वो चीज आया कि राइज ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। देश के अंदर क्या आया? राइज ऑफ नेशनलिज्म अपने देश में उभर करके बाहर आया। लोगों में राष्ट्र के प्रति प्रेम जगना शुरू हो गया। अब लोगों को यह समझ में आने लग गया कि आखिर क्या करने से क्या होगा। अब लोगों ने सोचना शुरू किया कि अगर ये छोटी सी चीज हुई, इतना बड़ा इफेक्ट पड़ा कि कंपनी का शासन खत्म, क्वीन के हाथ में सब कुछ चला गया, तो अब लोगों के मन में आने लगा कि हमें भी बातें उठानी चाहिए। नेशनलिज्म इन यूरोप आपने देखा है, आपने पढ़ा है, उससे प्रेरित होकर भारत में क्या आया? नेशनलिज्म इन इंडिया आ गया, और आगे ये चीजें शुरू हुई। अब इसके बाद इसका महत्व क्या रहा और कैसे हम आजादी तक पहुंचेंगे, उसके बारे में बात भी करेंगे। पहले हम इसके महत्व की बात कर लेते हैं। अगर हम इसके महत्व की बात करें, सिग्निफिकेंस की, अगर हम इसके सिग्निफिकेंस की बात करें, तो सिग्निफिकेंस इसका, इस रिवॉल्ट का महत्व क्या रहा? तो महत्व रहा कि ये पहला रिवॉल्ट था, फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, भारत की आजादी के लिए होने वाला पहला विद्रोह इसको माना गया। दूसरा इसका महत्व क्या रहा? यूनाइटेड इंडियंस फॉर द फर्स्ट टाइम। भले ही कम लोगों को यह विद्रोह यूनाइट कर पाया हो, लेकिन पहली बार भारत में कुछ चीजें ऐसी हुई जिन्होंने लोगों को यूनाइट किया। और यूनाइट करने के साथ साथ और क्या काम किया? तो तीसरा काम किया ये, इंस्पायर्ड फ्यूचर फ्रीडम फाइटर्स। अब इसके बाद जितने भी फ्रीडम फाइटर्स हुए, जितने भी लोगों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, उनको इस रिवॉल्ट ने क्या दिया? इंस्पिरेशन दिया कि हम ऐसा कर सकते हैं तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। तो दोस्तों आपने देखा कि क्या परिणाम रहा और इसके क्या महत्व रहे। आपसे सवाल पूछे जाते हैं कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857, कि 1857 की क्रांति के क्या महत्व है। आपसे ये 2 नंबर के सवाल में पूछा जाता है। आप इस सिग्निफिकेंस को वहां सेम एज इट इज चिपका सकते हैं कि फर्स्ट वार ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस, ये भारत की आजादी की पहले लड़ाई थी। यूनाइटेड इंडियन फॉर द फर्स्ट टाइम, इस वार ने क्या किया? भारतीयों को भले कम मात्रा में यूनाइट किया, लेकिन यूनाइट तो किया। और तीसरी सिग्निफिकेंस ये आई कि इस वार ने लोगों को इंस्पायर किया कि आप आगे की जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, फ्यूचर में जो भी लड़ना चाहते हैं, वो इसके लिए लड़े। तो दोस्तों ये टॉपिक था रिवॉल्ट ऑफ 1857 का, जो शॉर्ट्स पर्पस से बनाया गया, आपको समझाने के, रिवीजन के पर्पस से बनाया गया। ये वीडियो आपके रिवीजन में बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा। लेकिन इससे पहले कि वीडियो को खत्म किया जाए, उससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका क्विक रिवीजन कर लेंगे जो हमने पढ़ा है। अगर हम संक्षेप में इसका रिवीजन करें, अगर हम संक्षेप में करें, तो हम सबसे पहले बात आपको बताएंगे इसका काउज। मैंने आपको बताया 3 काउज: पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल एंड रिलीजियस। मैंने आपको बताया 3 काउज: पॉलिटिकल रीजन, इकोनॉमिकल रीजन और सोशल एंड रिलीजियस। पॉलिटिकल में मैंने आपको बताया कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, एनेक्सेशन ऑफ सूरत, झांसी और नागपुर, और तीसरा चीज डिसरिस्पेक्ट ऑफ बहादुर शाह जफर। ये 3 चीजें। इकोनॉमिकल में मैंने आपको बताई
कि पहली चीज तो इन्होंने लैंड रेवेन्यू बढ़ा दी, लैंड का टैक्स बढ़ा दिया। दूसरी चीज है कि पॉवर्टी बढ़ गई अपने देश में, गरीबी बढ़ गई। और तीसरी चीज, इंडिया के जितने कारखाने थे सबको इन्होंने कर दिया बंद। और सोशल और रिलीजियस चीजें मैंने आपको बताई कि गाय और सुअर के चर्बी से बना कारतूस, जिसके कारण इतना बड़ा बम फूटा। दूसरा चीज, स्टार्टेड 10 मई 1857, कहां से? मेरठ। ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। काउस कितने थे? तो 3। कहां से शुरू हुआ? 10 मई 1857। कहां से? तो मेरठ से। पूछेगा किसका लीडर कौन था? तो लीडर में मैंने आपको बताया है बहादुर शाह जफर इसके लीडर हुए। इंपॉर्टेंट फिगर्स की बात करें अगर, कौन इंपॉर्टेंट थे? इंपॉर्टेंट फिगर्स, इंपॉर्टेंट फिगर्स मेरे ख्याल से आपको बताने की जरूरत नहीं है, मैं फिर भी बताता हूं। इंपॉर्टेंट फिगर में सबसे पहला नाम आता है रानी लक्ष्मीबाई का, नाना साहेब का और तांतिया टोपे का। ये 3 थे इसके इंपॉर्टेंट फिगर्स जिन्होंने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और बहुत बड़े बड़े कारनामे किए, नाको चने चबा दिए अंग्रेजों के। अगली चीज, खत्म कब हुआ? 1858 में खत्म हुआ। और ये क्या देकर गया? रिजल्ट क्या दिया? रिजल्ट दिया कि क्राउन के हाथ में क्या चली गई? क्राउन के हाथ में सारी पावर चली गई। और पावर जाने के साथ साथ भारत में क्या छोड़ गया? तो नेशनलिज्म इन इंडिया छोड़कर गया। दोस्तों बात करें इस रिवॉल्ट के निष्कर्ष की, कंक्लूजन की, तो भले ही यह विद्रोह असफल रहा हो, परंतु इसका फायदा यह हुआ हम लोगों को, इस रिवॉल्ट ने हमारी आजादी की नींव रख दी। क्या रख दी? नींव रख दी। अगर आपसे पूछता है कि आप इस विद्रोह का कंक्लूजन क्या लिखेंगे, हम कंक्लूजन में ये लिख सकते हैं कि भले यह आंदोलन मेरा असफल रहा हो, लेकिन इस आंदोलन ने क्या किया? हमारे 1947 वाले आजादी के लिए एक बहुत बड़ी नींव रखी, लोगों के लिए स्टेज प्रोवाइड करने का काम किया, और हमारा देश क्या हो गया? हमारा देश आजाद हो गया। दोस्तों आज की वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। आप लोग कमेंट करके बताएं हमें कि आप किस चैप्टर पर अगला टॉपिक चाहते हैं, फिर हम लोग इस पर डिसाइड करेंगे। और दूसरी चीज कि आपको अगर इस चीज का पीडीएफ चाहिए, पूरा ये जो मैंने अभी आपको पढ़ाया है, आगे जो भी पढ़ाऊंगा उसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट करें हमें, फिर आपको हम लोग व्हाट्सएप चैनल का लिंक प्रोवाइड करेंगे या टेलीग्राम चैनल का लिंक प्रोवाइड कराएंगे, जहां से आप अपना पूरा पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, ताकि आपके रिवीजन में कोई दिक्कत ना हो, कोई रुकावट ना हो। बाकी अगर कोई भी दिक्कत लग रही है, कोई चीज समझने में दिक्कत हो रही है, दिखने में लिखावट में दिक्कत हो रही है, आप लोग कमेंट करेंगे। बाकी आपके मैथ्स क्लासेस चल रहे हैं। आज मैंने मैथ्स को स्टॉप किया है क्योंकि मुझे एसएसटी भी कवर कराना है, तो मैथ्स की क्लासेस कल होंगी, ट्रिग्नोमेट्री पार्ट 3। तब तक के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद दोस्तों।